लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ा। सेल कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ा। उसमें हमने देखा कि कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो वो तो था आपके पास में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, दो तरीके के एस्पेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। फर्स्ट एस्पेक्ट होता है कौन सा आपके पास में क्वालिटेटिव, कि कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, उसके बारे में बहुत सारा हमने पढ़ा, बहुत सारे आपने प्रोडक्ट फॉर्म भी किए, कौन सा एनोड पर मिलेगा, कौन सा कैथोड पे मिलेगा। मेन उसका जो कंसेप्ट था वो था आपके पास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर कौन ऊपर आता है और कौन आता है नीचे, इस पर था। आज हमारा है कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा इलेक्ट्रोलाइट, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोड पर कितना प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा, तो वो बताया जाता है फैराडेज लॉ से। ये है आपके पास में क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो हमारा आज का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो हमारे पास में ये दो लॉस के द्वारा बताए जाते हैं। फर्स्ट लॉ है आपके पास में कौन सा, फैराडेज फर्स्ट लॉ, एंड सेकंड है आपके पास में फैराडेज सेकंड। ठीक है, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या बताता है, इसके बाद भी हम बता सकते हैं कि कितना अमाउंट हमारे इलेक्ट्रोड पर मिलेगा। ठीक है, तो क्या होता है, ध्यान से देखना। फैराडेज ने ये बताया कि अमाउंट of substance deposit or liberate at electrode, है ना, ड्यूरिंग electrolysis is directly proportional to the charge flow through इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है भाई, मैथमेटिकली अगर बोलूं मैं तो क्या हो जाएगा कि अमाउंट, अब अमाउंट है तो हम वेट निकाल लेते हैं। ठीक है, वेट कि इलेक्ट्रोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिला है उसका वेट, है ना, कौन सा इलेक्ट्रोड पर, एनोड पर और कैथोड के ऊपर, कोई से भी पर, वो होता है कि कितना चार्ज आपने क्या करवाया है, फ्लो हुआ है उस सॉल्यूशन से। ठीक है, तो ये फैराडेज फर्स्ट लॉ है, दिस इज फैराडेज फर्स्ट लॉ, है ना। ये मैथमेटिकल है भाई, इसी से आपकी ऊपर वाली बन जाती है ना। क्या हो जाता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लो थ्रू द सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दिस इज द अमाउंट विच इज प्रोड्यूस और डिपोजिट एट द इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो भाई ये आ गया क्यू। क्यू क्या है यहां पर, क्यू है चार्ज। अच्छा, चार्ज है, तो एक बात बताओ, चार्ज तो हमारे पास में Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT होता है ना। हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, IT होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं I क्या है, I है करंट, करंट है, T क्या है आपके पास में, टाइम है। मान लिया आपने कितने एम्पियर जो करंट है वो कितने टाइम के लिए आपने फ्लो करवाई है, वो आपके पास में यहां पर आती है। ठीक है, तो भाई साहब मैं जब यहां पर, क्योंकि मुझे ये पता है, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर रखता हूं तो W इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। अरे क्यू की जगह मैंने IT रख दिया भाई, I क्या है करंट, T क्या है
टाइम, है ना। तो आपके पास में जैसे ही आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम z बोलते हैं। यहां पर z क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है z, और यहां पर आ जाएगा I, और ये क्या हो जाएगा t। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट फ्रॉम द इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ZIT। W क्या है, वेट ऑफ द सब्सटेंस है। W क्या है आपके पास में, W है वेट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, जो आपके पास में इलेक्ट्रोड पर या फिर आपके पास में डिपॉजिट हुआ है या फिर लिबरेट हुआ है। ठीक है, तो ये तो भाई साहब आपके पास में पहली चीज थी। यहां पर आप लोग इसको उतार लो ध्यान से। फिर हम बात करते हैं जेड क्या चीज है, जेड क्या चीज है। तो पहले ये चीज, तो अब जेड के बारे में बात करते हैं। जेड क्या है, यहां पर जेड है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे नाम कहते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। भाई इक्विवेलेंट का नाम आ गया। अब जब इक्विवेलेंट का नाम आ गया तो आपको पता होना चाहिए एन फैक्टर तो पक्का आएगा ही आएगा, है ना। तो एन फैक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो भाई इक्विवेलेंट, ठीक है, तो चलो बात करते हैं इक्विवेलेंट क्या होता है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, ये होता है 96500 कूलम होता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं 1 फैरेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 फैरेड बोलते हैं, है ना। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, W इज इक्वल टू ZQ होता है। W इज इक्वल टू क्या होता है, ZQ, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो यहां पर क्या आएगा, ZQ ही तो आएगा। ठीक है, तो Z क्या आ जाएगा भाई, Z आ जाएगा W/Q। ठीक है, तो आपके पास में यहां से Z की डेफिनेशन बन जाएगी। डेफिनेशन बनाना बड़ा इजी है, नीचे वाले को 1 कर दो तो ये इसी के इक्वल हो जाएगा। तो उसी को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक solution, then amount of substance deposit or liberate at electrode is 1 मोल चार्ज फ्लो करवाने पर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होता है किस पर, इलेक्ट्रोड पर, इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और ब्रैकेट में लिख लेना जेड। तो मुझे कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, जब वो लिबरेट हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है, कब, जब 1 मोल चार्ज को या क्या करता हूं, 1 कूलम चार्ज को मैं क्या करता हूं, फ्लो करवाता हूं सॉल्यूशन से। 1 मोल नहीं, 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज जब फ्लो करवाएंगे तो जो अमाउंट लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा वही आपके पास में इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो अलग अलग सब्सटेंस के लिए मैं क्या कर देता हूं,
अमाउंट निकाल लेता हूं भाई। जब 1 कूलाम चार्ज फ्लो करवाते हैं तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होता है, तो बात करते हैं, ध्यान से देखना इधर, हमारे पास में आता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो देखो भाई, जेड की बात करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट जेड, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट जेड। तो हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। एग्जांपल कैसा लेता हूं, मान लिया यहां पर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, इसके अंदर आपने पीटी इलेक्ट्रोड लगाया है, यहां पर पीटी इलेक्ट्रोड लगाया है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से आपने क्या कर दिया है, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया है, बैटरी से जोड़ दिया, तो ये पॉजिटिव है, ये क्या है आपके पास में नेगेटिव है, तो ये है आपके पास में एनोड, आपको पता है ना ये एनोड है, और ये क्या है आपके पास में कैथोड है। कैसे पता चला भाई एनोड और कैथोड का, क्या पॉजिटिव नेगेटिव साइन से पता चला क्या, कि पॉजिटिव वाला है तो वो क्या हो जाएगा, है ऐसा पता चला क्या, नहीं, ऐसे नहीं पता चलेगा भाई। कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड होगा, ठीक है। तो ये हम पहले से बहुत बातें डिस्कशन कर चुके हैं। मान लिया आपके पास में इसके अंदर मोल्टन NaCl था, तो मोल्टन NaCl है, तो एनोड की ओर, एनोड क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, एनोड क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो उसके ऊपर कौन कौन जाएगा आपके पास में, Cl माइनस जाएगा और Cl माइनस ही जाएगा, Cl माइनस जाएगा एनोड की ओर, ठीक है। और कैथोड की ओर कौन जाएगा भाई, कैथोड की ओर जाएगा Na प्लस, दौड़ भाग के जाएगा क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव टर्मिनल है जिससे जुड़ा हुआ, ठीक है। तो इधर तो जोड़ के जाएगा Na प्लस, तो क्या होगा Na प्लस, Na प्लस ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या हो गया, सोडियम सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो क्या पता चला यहां से, इससे ये पता चला कि अगर 1 मोल Na प्लस आयन है, उससे 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 1 मोल सोडियम आपके पास में क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। यही तो पता चला आपको यहां पर, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को जेड की वैल्यू निकालनी है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाने पर 1 मोल सोडियम क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो हम यहां से लिख सकते हैं 1 मोल, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 है ना, क्या है Na प्लस है, वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम सॉलिड का फॉर्मेशन करता है, ये 1 मोल है और इसने 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1 मोल क्या बना, सोडियम सॉलिड बना, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, है ना, व्हेन 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो through Na plus solution containing solution, then it produce 1 mole Na solid, हाँ या ना, कहां पर, एट कैथोड। मुझे ये तो नहीं पता कि कैथोड पर या एनोड के ऊपर, है ना। अब तो मुझे पता है कि कैथोड या एनोड किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, जैसे Cl माइनस भी लेते तो हम क्या बोल देते यहां पर कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाते तो आपके पास 1 मोल Cl क्या होता, आपके पास प्रोड्यूस होता, ठीक है। तो आपके पास में ये हो गया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना सोडियम प्रोड्यूस हुआ, 23 ग्राम सोडियम, क्योंकि 1 मोल सोडियम तो इतना ही होता है भाई, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 96500 कूलाम इलेक्ट्रॉन या चार्ज,
इतना चार्ज जब फ्लो हुआ तो आपके पास में 23 ग्राम सोडियम प्रोड्यूस हुआ। तो आपको तो एक कूलाम चार्ज क्या करना है, फ्लो करवाना है। तो यहां पर एक कूलाम चार्ज फ्लो करवाने पर 1 कूलाम चार्ज अगर फ्लो होगा तो कितना ग्राम सोडियम प्रोड्यूस होगा, तो ये होगा भाई 23 डिवाइड बाई 96500। हाँ या ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, Z4Na प्लस हो गया या नहीं हो गया, Z4Na प्लस कितना हो गया, ये हो गया 23 डिवाइड बाई 96500। आ गया या नहीं आ गया। तो यहां से एक एग्जांपल आया आपके पास में, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपने। दूसरा एग्जांपल देखना, यहां पर इसी की जगह मैंने Al का फ्लो करवाया। क्या करवाया, एल्यूमिनियम फ्लो करवाया, ठीक है। ध्यान से देखना, एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 देखना, यहां पर मान लिया आपके पास में एल्यूमिनियम था, +3 था, इसने क्या किए 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो जाके Al सॉलिड प्रोड्यूस हुआ। कितना, 1 मोल एल्यूमिनियम आयन से 3 मोल इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, और 1 मोल Al सॉलिड क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। ऐसा ही है यहां पर। क्या आपको बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? तो चलो भाई ध्यान से देखना, हमारे पास में ये हो गया कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से 1 मोल एल्यूमिनियम सॉलिड क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है भाई, ठीक है। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 3 इंटू 96500 कूलाम चार्ज का क्या हुआ है, फ्लो हुआ है। इतना चार्ज फ्लो हुआ ना, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 96500 कूलाम। तो 3 मोल पर कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 27 ग्राम एल्यूमिनियम क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। Al सॉलिड प्रोड्यूस करेगा इतना। समझ में आया? 27 ग्राम क्यों भाई, 1 मोल सोडियम का वेट 27 ग्राम ही तो होता है, ठीक है। तो हमें 1 कूलाम चार्ज का जब क्या होगा, फ्लो होगा, तो कितना आ जाएगा भाई, इतने मोल चार्ज, इतने कूलाम चार्ज से इतना ग्राम प्रोड्यूस हो रहा, तो 1 से कितना होगा, कैसे करोगे, 27 डिवाइड बाई कैसे करोगे, 3 इंटू 96500, ठीक है। तो जिंक Z की वैल्यू किसके लिए, Al+3 के लिए। जब Al+3 से Al में जा रहा है तो इसके लिए Z की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 27 डिवाइड बाई 3 इंटू 96500। आ गई या नहीं आ गई, ये Z की वैल्यू आ गई। ये ग्राम में वैल्यू है, Z की यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है भाई। Z की यूनिट ध्यान से रखना, ग्राम पर कूलाम, ग्राम पर कूलम आपके पास में Z की यूनिट होती है, बाद में बताएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चीज आ गई Z का। तो यहां से जनरली Z का फॉर्मूला बन जाता है, Z क्या बन जाता है भाई, Z का फॉर्मूला देखो यहां पर, ये 27 क्या था, इसका मोलिकुलर मास, किसका, Al का। यहां पर 23 भी तो इसी का क्या था, मोलर मास था। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, ऊपर है मोलर मास डिवाइड बाई 96500, उसमें भी है 96500, इसमें भी है। अच्छा इसमें 3 है, 3 क्या है, इसकी वैलेंसी है। 3 क्या है भाई, इसकी 3 वैलेंसी है। इसकी वैलेंसी कितनी थी, 1 थी, या आप बोल सकते हो n फैक्टर। क्या बोल सकते हो आप लोग, n फैक्टर बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो भाई Z का ये आपके पास में एक फॉर्मूला आ गया है। चाहे तो आप इसको इक्विवेलेंट डिवाइड बाय क्या लिख सकते हो, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96500 लिख सकते हो, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में एक फॉर्मूला बन गया जिससे फैराडेज के फर्स्ट लॉ में हमें क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। तो आपके पास में नेक्स्ट करते हैं, आप लोग इतना उतारो।
इसको पुट करते हैं फैराडेज के फर्स्ट लॉ पे, ठीक है। तो फैराडेज के फर्स्ट लॉ से हमें क्या पता चलता है भाई, फैराडेज के फर्स्ट लॉ से हमारे पास में आता है W इज इक्वल टू वेट डिपोजिट एट इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू Z इनटू में क्या आता है, Q आता है, और Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू IT पुट कर सकता हूं, ठीक है, और Z की जगह क्या पुट कर सकता हूं, मोलर मास डिवाइड बाई क्या लिख सकता हूं 96500 इनटू में क्या आ जाएगा n फैक्टर, है ना। तो पुट कर देते हैं भाई, W का फॉर्मूला आ जाता है, क्या आ जाता है, मोलर मास डिवाइड बाई 96500 इनटू n फैक्टर, और Q की जगह क्या लिख देते हैं, Q की जगह लिख देते हैं इनटू में I और T लिख दिया। अच्छा, अगर मैं मोलर मास डिवाइड में ले आता हूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा IT डिवाइड बाई, एक तो आपके एनसीईआरटी में जो बुक में फॉर्मूला दिया हुआ वो ये है, ठीक है। चलो ध्यान से, IT डिवाइड बाई 96500 इनटू में क्या आ जाएगा, n फैक्टर आ जाएगा भाई, वेट बाई मोलर मास क्या होता है, n क्या होता है, मोल्स, अरे भाई क्या होता है, मोल्स होता है ना, वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई मोलर मास। अरे मोल्स कैसे निकालते हो, गिवन वेट डिवाइड बाई क्या लगाते हो आप, मोलर मास से निकालते हो ना, ठीक है। तो वही आ गया यहाँ पर, क्या आ जाएगा आपके पास में, अगर मेरे को मोल निकालने हैं तो IT अपॉन में 96500 इनटू में क्या आ जाएगा, n फैक्टर आ जाएगा। एक आपके पास में ये आ गया, जो आप यूज करोगे अलग अलग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, ठीक है। चलो भाई, यहां पर W को W ही रहने दिया, मोलर मास अपॉन n फैक्टर होता है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, साथ में क्या आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा आपके पास में IT और डिवाइड में आ जाएगा 96500, ठीक है। तो ये भी हमारे पास में कई बार इक्विवेलेंट वेट पूछ लिया जाता है, बट हमें मेन फॉर्मूला ये याद रखना है, मेन फॉर्मूला ये याद रखना है, क्योंकि अगर हमारे पास में वेट आ गया तो वेट से मैं वॉल्यूम भी क्या निकाल सकता हूं, वेट से मैं निकाल सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स, और मान लिया गैसियस प्रोडक्ट है, गैसियस प्रोडक्ट है तो क्या उसका वॉल्यूम भी निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकता हूं। एसटीपी पर एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अच्छा चलो ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से देखना, इधर अगर मैं बात करता हूं तो वेट है जो डिपॉजिट हो रहा है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर, वेट डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n फैक्टर है या नहीं है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n फैक्टर है। देखो आप यहां से, वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n फैक्टर, ठीक है। तो अगर मैं ये बोल देता हूं कि वेट ऑफ सब्सटेंस एट एनोड, ठीक है, डिवाइड बाई वेट ऑफ सब्सटेंस एट कैथोड, ऐसा बोल दिया, तो ये क्या आ जाएगा भाई, n फैक्टर ऑफ कैथोड, n फैक्टर फॉर कैथोड, n फैक्टर पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका n फैक्टर कितना है, डिवाइड बाई n फैक्टर फॉर एनोड, हो जाएगा ना। तो भाई ये भी चीज आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज आ गई भाई, ठीक है। अब हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में फैराडेज का सेकंड लॉ आता है। क्या हुआ बेटा, ये चीज लिख लो कि व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन of same substance
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ सेम सब्सटेंस टेक प्लेस। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, क्या होता है W/E, W/E है ना। यहां से देखो W/E, E क्या है यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट है ना। W/E है वो आपके पास में क्या होता है IT डिवाइड बाई 96500 आता है, जिसे हम नंबर ऑफ फैराडेज भी बोलते हैं। नंबर ऑफ फैराडेज या फैराडेज नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ फैराडे या फैराडेज नंबर बोलते हैं। ध्यान से देखो, IT अपॉन में क्या आ गया 96500 को नंबर ऑफ फैराडे या फैराडेज नंबर बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी बोला जाता है। तो अभी पढ़ेंगे फैराडेज का सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ हो गया भाई, है ना। तो फैराडेज के सेकंड लॉ को फैराडेज के फर्स्ट लॉ से भी क्या किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये प्रूव करेंगे अपने, है ना। ठीक है, तो देखो फैराडेज सेकंड लॉ। देखना भाई साहब, ध्यान से देखना। पहले मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये क्या है आपके पास में? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। और ये वाला क्या है आपके पास में? दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसमें ये आपके पास में क्या है? आपके पास में यहां पर इलेक्ट्रोड लगाओ, ये भी इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। ठीक है, यहां पर ये इलेक्ट्रोड है इसका, और यहां पर भी क्या है? ये आपके पास में इसका क्या है? इलेक्ट्रोड है। इसके अंदर हमने दो अलग अलग सॉल्ट भर लिए। यहां पर भी हमने क्या भर लिया? आपके पास में अलग अलग सॉल्ट भर लिए। ठीक है, अब इनको जोड़ दिया है मैंने एक बैटरी से। दोनों को एक ही बैटरी से जोड़ दिया था। एक ही बैटरी से क्या कर दिया? जोड़ दिया। ये प्लस है, ये क्या है? माइनस वाला है। इस तरीके से जोड़ दिया है और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया? पैरेलल कनेक्शन हो गया या सीरीज कनेक्शन हो गया? तो ये सीरीज कनेक्शन। क्या कर दिया? दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज के अंदर ऐड कर दिया। अब है, मान लिया ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड है ना। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो ये इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। यानी ये अगर क्या हो गया? एनोड हो गया। एनोड हो गया, तो ये क्या हो गया आपके पास में? ये क्या हो गया आपके पास में? ये कैथोड हो जाएगा। ठीक है, अब ये है आपके पास में नेगेटिवली चार्ज, तो ये क्या हो गया आपके पास में? कैथोड हो गया। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास में? ये हो जाएगा एनोड। ठीक है, मान लिया ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड है। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? फर्स्ट इलेक्ट्रोड है। ये सेकंड इलेक्ट्रोड है। ये थर्ड इलेक्ट्रोड है। और ये कौन सा है? फोर्थ इलेक्ट्रोड है। ऐसे चार इलेक्ट्रोड है आपके पास अलग अलग। ठीक है, तो फैराडेज का सेकंड लॉ क्या कहता है? अब यहां पर देखो, सीरीज के अंदर है तो क्या हो जाएगा? करंट है वो क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ठीक है, फॉर सेम टाइम करंट फ्लो
सेम करंट फ्लो फॉर सेम टाइम, ये सीरीज की कंडीशन होती है भाई, ठीक है। तो फैराडेज का सेकंड लॉ बोलता है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट क्या होगा, सब्सटेंस होगा, उसका अमाउंट डिपॉजिट या लिबरेट होगा, उसका रेशियो दूसरे पर अमाउंट, तीसरे पर अमाउंट और चौथे पर अमाउंट, इन चारों का जो रेशियो होगा, जो सब्सटेंस इसके ऊपर डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है उसके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के क्या होगा आपके पास में, रेशियो के बराबर होगा। ये आपके पास में क्या कहता है, फैराडेज सेकंड लॉ बोलता है। क्या बोलता है, फैराडेज का सेकंड लॉ कहता है, ठीक। तो अगर स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो स्टेटमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू Faraday's second law, when same amount of current, क्या हो गया बेटा, same amount of current flow for same time when time through two or more than two electrolytic cell which are connected in series, then amount of substance deposit at electrode in the ratio of their equivalent weight। ये है आपके पास में इसका स्टेटमेंट, ठीक है। वैसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, when two or more electrolytic cell connect in series, ठीक है, connect in series, ठीक है। तो then the amount deposit or liberate at the electrode is directly proportional to the in the ratio of their आपके पास में इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट मैं यहां पर लिख सकता हूं, सिंपल है, ठीक है। ये सेम टाइम सेम ये सब चीज आपके पास में किस में हो जाती है, जब आपके पास में सीरीज में कनेक्ट होता है तो, ठीक है। आप लोगों को पता है भाई, आप लोगों को इतनी जरूरत बताने की जरूरत नहीं होती है। क्या होता है, देखो सेकंड, इसमें आप दोबारा और भी दूसरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। मान लिया किसी बच्चे को याद नहीं हो रहा कि सर ये लंबी थोड़ी ऐसी लिख दियो, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, देखना ध्यान से इधर, ये हो जाएगा when two or more electrolytic cell connect
in series, then amount of substance deposit or liberate at electrodes are in the ratio of their respective इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, और इसका डायग्राम है वो आप यहां पर इसका बना सकते हो। ठीक है, तो कल हमने पढ़ लिया था फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ के अंदर हमने ये पढ़ा था कि व्हेन टू और मोर electrolytic cell connect in series, then amount of substance deposit और liberate at electrodes are in the ratio of their respective इक्विवेलेंट वेट। ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, ये पढ़ा था कि W1 है डिवाइड बाई W2 है, उनका रेशियो आएगा वो आएगा E1 रेशियो E2। कैसे, ध्यान से देखना, एक प्रूव करते हैं जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। कैसा है, ध्यान से देखना, इधर प्रूव कैसा है देखना। एक आपके पास में यहां पर है सेल, यहां पर है दूसरा सेल, दिखाई दे रहा है सभी को। ये दो इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं यहां पर, ये यहां पर इलेक्ट्रोड लगा दिया है। यहां पर है तीसरा इलेक्ट्रोड और ये है चौथा इलेक्ट्रोड। ये है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। मान लिया ये है आपके पास में दोनों Ag के और ये दोनों है क्या आपके पास में कॉपर के। इलेक्ट्रोड दोनों दो अलग अलग मेटल के हैं, इनको मैंने जोड़ दिया है एक पैरेलल कनेक्शन के अंदर, जिसमें इसको बना दिया पॉजिटिवली चार्ज। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज वाला कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, आप लोगों को पता है ना, बता दो जल्दी से, क्या होता है, एनोड होता है। फिर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया इंटरनल सर्किट इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया भाई पॉजिटिवली चार्ज, तो ये हो गया नेगेटिवली चार्ज, यानी ये तो हो गया आपके पास में क्या, एनोड। ये हो गया एनोड, है ना। ये हो गया आपके पास में नेगेटिवली चार्ज, तो ये हो गया कैथोड। ठीक है, और ये आपके पास में इसके रिस्पेक्ट में हो गया पॉजिटिवली चार्ज, तो ये हो गया आपके पास में कैथोड।
ठीक है, और ये हो गया आपके पास में एनोड। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने भर दिया है आपके पास में AgNO3 का सॉल्यूशन। क्या कर दिया इसके अंदर, एक्वस AgNO3, और इसके अंदर भर दिया है CuSO4। ठीक है, तो आप लोगों को पता है ये आपके पास में, बताओ मेरे को, एनोड और कैथोड पर क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अलग अलग इलेक्ट्रोड और कैथोड, इसके एनोड पर, इसके कैथोड पर, इसके एनोड पर और इसके कैथोड पर क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो बताओ जल्दी से। एनोड के ऊपर, इसके एनोड के ऊपर आएगा, एक तो Ag पार्टिसिपेट करेगा, H2O करेगा और NO3 माइनस करेगा। ठीक है, तो ये है एनोड। एनोड कौन से वाला है, फर्स्ट इलेक्ट्रोड है ना, ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, तो यहां पर तीनों में से ऊपर कौन आता है, Ag आता है, तो Ag का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। Ag का ऑक्सीडेशन होगा किस तरीके से, Ag प्लस और साथ में एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, ऑक्सीडेशन हुआ। मतलब क्या हुआ, यहां से Ag है वो Ag प्लस की फॉर्म में नीचे जाएगा, मतलब इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, उल्टा यहां से तो क्या हो रहा है आपके पास में, चांदी है यानी जो सिल्वर है वो आपके पास में सॉल्यूशन में जा रही है, यानी ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो डिसॉल्व हो रहा है सॉल्यूशन में। अच्छा, दूसरी बात करते हैं कैथोड। कैथोड 2 जो ये वाला है उसके ऊपर, तो इसमें कौन कौन भाग लेगा, एक Ag लेगा, Ag प्लस लेगा और साथ में H2O लेगा। ठीक है, तो यहां पर जो Ag प्लस का ही क्या होगा आपके पास में, क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये कैसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड में चला जाएगा। ठीक है, तो इस पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, Ag का। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी बोलते हैं। क्या आपको पता है, याद है आप लोगों को, इसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हैं, जिसमें उसी प्रोडक्ट का, उसी का आपके पास में ऑक्सीडेशन हो और उसी का ही क्या हो आपके पास में रिडक्शन हो। सेम टू सेम अगर मैं एनोड किसके, तीसरे वाले इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या इसमें क्या होगा, कॉपर पार्टिसिपेट करेगा इलेक्ट्रोड, ठीक है, SO4 -2 करेगा और क्या करेगा आपके पास में, एक H2O भी करेगा, है ना, क्योंकि ये एक्वस है। ठीक है, तो बताओ तीनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का, है ना, कॉपर का। तो कॉपर क्या होगा, कॉपर करेगा, कैसे करेगा, कॉपर सॉलिड से Cu+2 में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करके, डोनेट करके, है ना। तो यहां से कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हुआ, यहां से तो उल्टा ये वाला एनोड वाला इलेक्ट्रोड है वो डिसॉल्व हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कैथोड। कैथोड कौन से, चौथे इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या पार्टिसिपेट करेगा, कॉपर, Cu+2 और साथ में H2O। तो तीनों में से किसका रिडक्शन होगा भाई, Cu+2 का रिडक्शन होगा, है ना। Cu+2 है, एक्वस है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएगा, Cu सॉलिड में चला जाएगा, है ना। दोनों सेल के अंदर क्या नहीं मिल रहा है आपके पास में, एनोड पर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, कैथोड पर मिल रहा है, तो उन्हीं का रेशियो निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, उन्हीं का क्या निकाल देते हैं, रेशियो निकाल देते हैं। तो फर्स्ट लॉ में हमने अमाउंट ऑफ निकाला था ना, अमाउंट। ठीक है, तो हमारे पास में ये आ जाएगा W2 इसके ऊपर, है ना, W2 निकाल लेता हूं मैं। ठीक है, तो W2 कितना आएगा बताओ मेरे को जल्दी से, क्योंकि इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, इसके ऊपर क्या मिला, Cu सॉलिड प्रोडक्ट मिला है हमारे पास।
ठीक है, तो पहले तो सेकंड इलेक्ट्रोड के ऊपर हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर अब फ्रॉम फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ से देखो क्या होगा, फैराडेज फर्स्ट लॉ से तो भाई ठीक है होगा क्या, W2 निकलेगा। W2 निकलेगा कैसे बताओ, इक्विवेलेंट वेट किसका, Ag का, है ना भाई। अरे इक्विवेलेंट वेट किसका, Ag का, है ना। इनटू में क्या आ जाएगा, IP डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 96500। हाँ या ना, क्योंकि W का फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था EIT डिवाइड बाय 96500, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है भाई। ठीक है, ऐसे ही W4 निकाल लेते हैं, क्योंकि W3 तो कुछ है ही नहीं, अमाउंट ही नहीं मिल रहा, तो W3 तो जीरो हो गया ना। W4 है वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा E ऑफ Cu, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट। इनटू में क्या आ जाएगा, IP डिवाइड बाई 96500। देखो करंट जो सीरीज कनेक्शन है ना, सीरीज इन सीरीज कनेक्शन, सेम करंट फ्लो फॉर सेम टाइम, है ना। अगर मैंने क्या कर दिया, इस कनेक्शन को ही कट कर दिया, ठीक है, जुड़ा तो दोनों में उतनी करंट फ्लो हुई, उतना ही चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, अगर मैंने कट किया तो उसी टाइम पर दोनों में ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो I और T की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो I एंड T फॉर बोथ सेल क्या हो जाएगा, इज इक्वल रहेगा और कांस्टेंट भी रहेगा, है ना। ठीक है, तो भाई अब मेरे को इन दोनों का रेशियो निकाल लेता हूं, मैं क्या निकाल लेता हूं, रेशियो। तो देखो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देता हूं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। ठीक है, तो क्या हुआ, अरे भाई W2 डिवाइड बाई W1 आया, सॉरी W4 आया। ठीक है, वो किसके बराबर आ जाएगा, IT से IT 96500 से 96500, तो यहां पर आ जाएगा E ऑफ Ag डिवाइड बाई E ऑफ Cu। हाँ या ना भाई, अरे बोल तो दो कुछ, है ना। तो ये प्रूव हो गया फैराडेज फर्स्ट लॉ से। तो क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि फैराडेज सेकंड लॉ इज डेराइव्ड फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ, बोल सकते हैं ना, क्योंकि फैराडेज सेकंड लॉ को फैराडेज फर्स्ट लॉ से प्रूव किया जा सकता है ना। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ऑन फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ पे। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें मोलर रेशियो पूछा हुआ है ना, मोलर रेशियो। ठीक है, तो मोलर रेशियो के अंदर होता है जब इक्विवेलेंट, जब आपके पास में क्या जाएगा, सेम करंट पास होगी तो इक्विवेलेंट तो सेम ही क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे। ठीक है, तो सेम इक्विवेलेंट डिपॉजिट, ठीक है, इक्विवेलेंट सभी के क्या होंगे, सेम डिपॉजिट होंगे। ठीक है, मान लिया एक एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है सभी का, है ना,
सभी का, चाहे दो दो इक्विवेलेंट कर लो या तीन तीन इक्विवेलेंट कर लो, इक्विवेलेंट सेम डिपॉजिट होगा, है ना। आपने ये पढ़ा था कि अमाउंट होता है, वेट होता है, या अमाउंट बोला था हमने, वो इक्विवेलेंट की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेम डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एक एक इक्विवेलेंट है, तो एजी का कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ एजी, अमाउंट ऑफ एजी कितना आ जाएगा भाई आपके पास में, ये आ जाएगा, मान लिया 1 मोल, क्या मान लिया 1 मोल, 2 मोल भी मान सकते हो, 3 मोल भी मान सकते हो, ठीक है। अब देखना यहां से इधर ये वाले 3 सॉल्यूशन ऐसे, ठीक है, इनके इसके ऊपर आपके पास में और इसके और इसके ऊपर क्या हो रहे हैं, सभी डिपॉजिट हो रहे हैं। मान लिया इसके ऊपर एजी इतना चार्ज लेके जाएगा, तो इसके इक्विवेलेंट तो तीनों पर क्या होंगे, सेम होंगे ना, इक्विवेलेंट सेम होंगे, मतलब क्या हो गया, अगर इसके ऊपर 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है तो अमाउंट ऑफ सीयू इन मोल में देखा जाएगा तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 1/2 मोल ही आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना, 1 मोल में इसका कितना होता है, 108 ग्राम होता है ना, 108 ग्राम, ठीक है। तो मोलर रेशियो कितना आ जाएगा, 108, है ना। मोलरिटी इनटू में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, मोल्स तो वही आएगा, ठीक है। तो यहां पर वॉल्यूम सभी का क्या लिया हुआ है, 1 लीटर लिया हुआ है। अब देखो अमाउंट ऑफ आपके पास में क्या आ जाएगा, एल कितना डिपॉजिट होगा, तो इसका 3, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है आपके पास में, +3 होती है, क्योंकि इसमें 3 अगर मोल इलेक्ट्रॉन पास करवाऊंगा तब जाके आपके पास में 1 मोल एल्यूमिनियम क्या होगा, डिपॉजिट होगा, है ना। तो इसमें अगर मैंने सेम चार्ज को डिपॉजिट करवाया, मान लिया एजी में करवाया, तो 1 मोल, मान लिया तो तीनों में मैंने 3 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या करवाया, पास करवाया, तो एजी कितना डिपॉजिट होगा, 1 मोल होगा। कॉपर कितना होगा, कॉपर कितना मोल होगा आपके पास में, 3 मोल डिपॉजिट करवाने पर, बताओ आप जल्दी से भाई। अगर मैं 2 मोल क्या करवाता हूं, इलेक्ट्रॉन पास करवाता हूं, तो 1 मोल क्या होता है आपके पास में, सीयू प्रोड्यूस होता है, नहीं होता, ये तो आपको पता है ना। तो 1 मोल प्रोड्यूस करवाने पर कितना होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करवाने पर कितना होगा आपके पास में, देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करवा रहे हैं ना अपने, ठीक है। तो अगर 2 मोल पास करवाने पर 1 मोल कॉपर प्रोड्यूस होता है, तो 1 मोल प्रोड्यूस करवाने पर 1/2 मोल ही तो क्या होगा, कॉपर प्रोड्यूस होगा, है ना। और देखो इसी तरीके से 3 मोल इलेक्ट्रॉन जब पास करवाऊंगा तो 1 मोल क्या होगा, एल प्रोड्यूस होगा, है ना। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को क्या करवाना है, हमें पास करवाना है, तो क्या हो जाएगा, 1/3 मोल ऑफ एल क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, है ना। क्योंकि कॉपर में तो ऐसा होता है, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या होता है, Cu सॉलिड बनाता है। जेड की वैल्यू बनानी है भाई, इक्विवेलेंट की वैल्यू बतानी है, इसमें इक्विवेलेंट का रेशियो बताना है आपको, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करवाने पर जो अमाउंट आती है उसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट का रेशियो बताना है आपको बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर अगर 3 मोल, क्योंकि ये क्या करता है, Al+3 है, वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Al सॉलिड का फॉर्मेशन करता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करवाने पर 1/3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो भाई यही चीज थी आपके पास, इनका रेशियो निकालना था, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा Z ऑफ Ag, रेशियो Z ऑफ Cu, रेशियो Z ऑफ Al, ये है आपके पास में। आपको इसमें इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट था उसका रेशियो बताना था, वो आपके पास में कितना आ जाएगा, 1:1/2 रेशियो 1/3, जिसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6:3:2 आएगा, ठीक है। तो भाई देखो इधर क्वेश्चन नंबर 2,
ठीक है, और बाकी कल करेंगे क्वेश्चन इसके। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या कहता है कि अगर मैं 3 हैं अलग अलग कंटेनर, एक है AgNO3 का है ना, AgNO3 है ना, कहा यहाँ AgNO3 है, दूसरे के अंदर CuSO4 है और तीसरे के अंदर है FeCl3। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ इस तरीके का होगा। Ag है वो क्या करेगा, Ag प्लस है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बनाएगा सॉलिड। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, कॉपर है प्लस 2, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, Cu सॉलिड बनाएगा। और इसमें क्या होता है आपके पास में Fe+3 है जो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा आपके पास में Fe सॉलिड बनाएगा। ठीक है, अमाउंट इन ग्राम निकालनी है आपको, हाउ मच ग्राम ऑफ ईच है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करवाता हूं तो 1 मोल Ag बनता है या नहीं बनता? तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 फैरेड, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1 फैरेड जब चार्ज फ्लो करवाया जाएगा तो आपके पास 1 मोल Ag का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो 1 फैरेड ऑन 1 फैरेड चार्ज फ्लो, तो आपके पास में 108 ग्राम Ag क्या होगा आपके पास में डिपॉजिट होगा। पता चला आप लोगों को? ठीक है, तो आपके पास तो अभी कितना है, 0.4 फैरेड ही तो है। ठीक है, तो 0.4 फैरेड चार्ज अगर मैं फ्लो करवाऊंगा तो ये आ जाएगा 108 इंटू 0.4, तो ये आएगा 43 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 ग्राम आ जाएगा, लगभग इतना आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कर लो फिर भी आप एक बार, 32 3 4। ठीक है, सही आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर होगा कि 1 फैरेड चार्ज के फ्लो से, 2 फैरेड चार्ज के फ्लो से 1 मोल Cu बनता है ना, 1 मोल क्या बनता है आपके पास में, 1 मोल कॉपर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आपके पास में 1 फैरेड से कितना बनेगा, 1/2 मोल Cu बनेगा। तो 0.4 फैरेड से कितना बनेगा, वो बनेगा 1/2 इंटू 0.4। बट कॉपर का जो आपके पास में मास होता है ग्राम में निकालते हैं, तो इसको इससे 63 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये लगभग आपके पास में कितना आता है, ये आता है आपके पास में, वो आता है 12.7 ग्राम के आसपास। 63 लोगे तो 12.6 आएगा, 63.5 लोगे तो आपके पास में क्या आएगा, 12.7 आएगा। ठीक है, ओके, चलो अच्छा। ऐसे ही Fe के लिए निकाल लेते हैं, तो यहां पर Fe के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां पर निकाल लेते हैं Fe के लिए, देखो ध्यान से, है ना। Fe का होता है 3 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना, 3 मोल यानी 3 फैरेड इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, है ना, 3 फैरेड चार्ज के फ्लो से आपके पास में 1 मोल Fe बनता है। ठीक है, 1 मोल Fe बनता है। ठीक है, तो 1 फैरेड से कितना बनेगा, 1 फैरेड के फ्लो से बनेगा आपके पास में, वो बनेगा 1/3 Fe मोल, यानी आपके पास में इसको 56 से ग्राम कर देते हैं तो ग्राम Fe बनेगा। ठीक है, तो 0.4 से कितना बनेगा, 0.4 फैरेड से बनेगा, वो बनेगा 56 डिवाइड बाई 3 इंटू आपके पास में 0.4, तो ये आ जाएगा आपके पास में 7.4 ग्राम, है ना। तो ये आपके पास में आंसर आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी है भाई। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।